तो WHO के आधार पर जनन स्वास्थ्य क्या है? जनन से संबंधित सभी पहलू तो उसमें इंक्लूड होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य क्या है, भावनात्मक स्वास्थ्य क्या है और सामाजिक स्वास्थ्य क्या है, इन सब चीज़ों को भी हमने इंक्लूड किया है किसमें? जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत, राइट। तो क्या बोला WHO के अकॉर्डिंग? जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक रूप पे, भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से और साथ ही सामाजिक रूप से भी वो क्या हो? स्वस्थ हो। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से हम क्या कहते हैं? स्वस्थ समाज कहते हैं। यानी कि जब हमारे समाज का जनन स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्वस्थ समाज कहेंगे। इज दैट क्लियर? फिर हम बात करें, आपको सुनते हुए बहुत ही अच्छा और गर्व महसूस होगा क्या कि हमारे विश्व में हमारा देश भारत सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम व कार्यनीति बनाने वाला पहला राष्ट्र था बच्चों। समझ में आई बात? यानी कि हमारी इंडिया में सबसे पहले जो हमारा रिप्रोडक्शन हेल्थ है उसके बारे में हम क्या क्या प्रोग्राम ला सकते हैं, किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले रणनीति किसने बनाई? हमारे देश भारत ने। रियल? तो अब क्या होगा? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके कुछ सालों बाद, कितने सालों बाद? 1951 में ही सबसे पहली कार्यनीति या कार्यक्रम हमारे देश में आ चुका था, राइट। क्या हुआ? विश्व में प्रथम बार भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना व कार्यक्रमों की शुरुआत की, राइट। हमारे देश में इन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? 1951 में। क्या था वो कार्यक्रम? परिवार नियोजन, जो आपको याद रखना है। पहले ये क्या था? 1951 में हम बोल रहे हैं। 1951 में जो कार्यक्रम आया वो क्या था? परिवार नियोजन था। लेकिन बाद में इसको किस नाम से जाना जाता है? परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? तो 1951 में यदि परिवार नियोजन आ जाए या परिवार कल्याण आ जाए तो दोनों एक ही बात है। पहले इसका नाम परिवार नियोजन था और अब इसका नाम क्या हो गया? परिवार कल्याण हो गया। यहां तक क्लियर हो गई बात? के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसका उन्नत रूप, अब देखो यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। हमें क्या करना है? आपको बोला कि मैंने परिवार कल्याण नाम रखा, फिर यदि उसका उन्नत रूप पूछें तो वो क्या हो गया हमारा? RCH। यानी कि अभी जो इस कार्यक्रम को हम जिस नाम से जानते हैं वो क्या है? RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चिल्ड्रन हेल्थ प्रोग्राम। क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, राइट। RCH के नाम से जाना जाता है। इसको उन्नत रूप से जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे देखें इन कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या होता है। देखो, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए तो उसमें हमें क्या दिया जाता है? बहुत सारी जानकारियां दी जाती है, हमें जागरूक किया जाता है। जैसे कि जनन संबंधी बहुत सारी जानकारियां होगी, लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं, ठीक है। एक जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जाते हैं, राइट।
श्रव्य व दृश्य यानी कि हमारे को हम देखेंगे कि कुछ ऐसे कार्यक्रम जो हैं एक टीवी पैनल पे चला दिया जाता है या कुछ नुक्कड़ नाटक के द्वारा हमें समझाया जाता है। तो हमारी सरकार जो है इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम ला रही है बच्चों। और सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। राइट। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करती है, और इसी के साथ में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी इसके लिए आगे आ रहे हैं। उपरोक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता व अन्य निकट संबंधी शिक्षक एवं मित्रों की भी प्रमुख भूमिका होती है। ये तो बात बिल्कुल ही सही है कि कोई भी हमें इन फ्यूचर इन चीज़ों को लेकर के कोई भी डाउट होता है तो हम अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से और अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले इन चीज़ों पर चर्चाएं नहीं होती थी, बट समाज में नए नए बदलाव आ रहे हैं, हमारी सोच में बदलाव आ रहे हैं। तो इसके चलते तहत हम क्या देख रहे हैं कि आजकल शिक्षा प्रणाली में इन जो सेंसिटिव जो टॉपिक्स होते हैं इनको आजकल चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। बच्चों को इनके लिए नॉलेज दी जाती है। एक अच्छा स्पर्श और हमारा बुरा स्पर्श क्या होता है इसके बीच में डिफरेंशिएट भी किया जाता है और बच्चों को जागरूक किया जाता है। तो युवाओं को सही जानकारी मिल सके, इससे यही होगा बच्चों में यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। तो इससे क्या होगा, आपको जो भी भ्रम होगा या जो भी हम कह सकते हैं कोई डाउट्स होंगे या हम कह सकते हैं कि जो भी भ्रांतियां होंगी वो इससे क्लियर हो सकती है। फिर हम बात करें लोगों में जनन अंगों, किशोरावस्था व उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित व स्वस्थ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों व एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती है। ऐसा क्यों बोला गया है? देखो, किशोरावस्था में क्या आता है, हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और उन परिवर्तनों के आधार पर बात करें तो हम उनके प्रति जागरूक नहीं होते, हमें भ्रम की स्थिति बनने लगती है, हम अपने अंदर होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, हम भटक जाते हैं और हम कह सकते हैं कि अवैध यौन संबंध बनाने से क्या होता है, बहुत सारी यौन संचारित रोग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यदि हम इन चीज़ों के लिए जागरूक रहेंगे, ये हमारी शिक्षा का एक अभिन्न भाग रहेगा, तो हम क्या कर पाएंगे, ऐसी बीमारियों से इजीली बच पाएंगे और भ्रम की स्थिति भी नहीं रहेगी। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जननक्षम जोड़ी वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य हैं, उन्हें क्या क्या करना चाहिए। यानी कि हमारी सरकार क्या कहती है कि या तो जो मैरिड कपल हैं या जो ऐसी उम्र में है जो विवाह योग्य हो, तो उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, उपलब्ध जन्म नियंत्रक, यानी कि हमें कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी उपाय होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। गर्भवती माताओं की देखभाल, जितनी भी माताएं हैं जो गर्भवती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर देखभाल, यानी कि प्रसव के बाद बच्चे और माँ की उचित देखभाल होनी चाहिए। स्तनपान के महत्व को पता होना चाहिए, यानी कि पहला दूध जो होता है बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके प्रति हर माताओं को जागरूक होना चाहिए। और इसी के साथ ही बच्चे को स्तनपान कब तक कराना चाहिए, लगभग 6 महीने तक हम हर बच्चे को उनकी माताएं क्या करवाएं, स्तनपान अवश्य कराएं। लड़का या लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारियां आदि से जागरूक स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा। यदि घर के बच्चे, जो लड़के और लड़कियां हैं, वो सभी शिक्षित होंगे तो हमारा समाज भी कैसा होगा, शिक्षित होगा। और शिक्षित समाज होगा तो जागरूक होगा, और जागरूक होगा तो डेफिनेटली स्वस्थ समाज का निर्माण भी हो पाएगा और परिवार का भी निर्माण हो पाएगा। एम आई राइट? अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं और सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग, यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। क्यों है हमें जागरूक होने की आवश्यकता? ताकि हम ऐसे कह सकते हैं ना कि हम ऐसे यौन व्यवहार ना बना लें जो कि अवांछित हो, राइट, जिससे कि यौन संचारित रोग बढ़ सके।
यदि हम माता या बच्चे की देखभाल नहीं करेंगे तो मृत्यु दर बढ़ जाएगी, जो कि जनसंख्या पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यदि हम बोलेंगे कि हम परिवार नियोजन के बारे में नहीं सोचेंगे तो वैसे भी जनसंख्या बढ़ेगी। तो इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें इन चीज़ों के प्रति जागरूक होना ही चाहिए। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मतलब जो भी प्रोग्राम हम चला रहे हैं या जो भी हम जागरूक करने के लिए या फिर हम कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए हम कोई कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए, मजबूत संरचनात्मक सुविधाएं होनी चाहिए। मतलब हमें एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसमें सारी फैसिलिटीज़ मिले। व्यावसायिक विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज चाहिए हमें। भरपूर भौतिक सहारों की भी, और हमें भौतिक सहारा भी चाहिए, राइट। तो इन सब की हमें आवश्यकता है। इसके अलावा लोगों को जनन संबंधी समस्याओं, क्या क्या हो सकती है जनन संबंधी समस्याएं, जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव संबंधी समस्याएं या बंध्यता आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। ये जो सारी चीज़ें हैं बच्चों, इनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि सगर्भता कब हो सकती है, प्रसव से संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती है, यौन संचारित रोग क्या क्या हैं, गर्भपात, गर्भ निरोधक क्या हैं, ऋतुस्राव के समय कौन कौन सी हमें परेशानियां आ सकती है, और साथ ही बंध्यता क्या है और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कार्यनीतियां या रणनीतियां चला रही है, सभी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। अब हम बात करें समय समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है, ताकि लोगों को अधिक से अधिक क्या मिले, देखभाल मिले और सहायता मिले, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रही हूँ, एमिनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस क्या है, बहुत ही अच्छी टेक्निक थी बच्चों। आइए अपन इस पे चर्चा करते हैं। ये एक गर्भवती महिला है और इनके गर्भ में एक शिशु है, राइट। इनके गर्भ में क्या है, एक शिशु है। अब जो एमिनोसेंटेसिस है वो है क्या, क्या टेक्निक है, क्यों इस पर रोक लगा दी गई, ऐसा क्या किया जाता था। देखो बच्चों, जब हम एक बात करते हैं कि जब किसी भी महिला जो भी महिला गर्भ धारण करती है, उसमें जो बच्चा होता है, फीटस होता है, उसमें न्यूट्रिशंस का, फीलिंग्स का आदान प्रदान होता है, एम आई राइट। तो प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं, वो अपनी माता से प्लेसेंटा से होते हैं और उसके अंदर पोषण का आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन ये जो बच्चा होता है बच्चों, क्या होता है, उसकी जो त्वचा होती है उसके टुकड़े भी, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो क्या होते हैं, आदान प्रदान होते हैं, राइट। हमको पता है कि जो इसका क्रोमोसोम है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। कैसे मिलेगी, जो चिकित्सक होते हैं बच्चों, वो इस जो वर्म होती है, जो गर्भ होता है, उसमें क्या होता है, द्रव्य भरा होता है, ठीक है, द्रव्य भरा होता है। ये द्रव इंजेक्शन के द्वारा निकाल लिया जाता है। अब इस द्रव में ये जो फ्लूइड है, इसके एमनियोटिक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। क्या क्या जानकारी मिलती है, हमें मिलती है क्रोमोसोम्स के बारे में जानकारियां, क्रोमोसोम्स के बारे में जानकारियां, राइट। हमें पता लगता है कि उसमें किस तरीके के डिसऑर्डर्स हैं, केमिकल्स के बारे में पता लगता है, उसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता लगता है, जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता लगता है। तो इतनी सारी जानकारी इस एमनियोटिक फ्लूइड से मिलती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो टेस्ट है उस पे गवर्नमेंट ने कानूनी तरीके से रोक लगा दी। तो आपको पता है, देखो, क्रोमोसोम
क्रोमोसोम जो है, यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से हमें पता लग सकता है क्रोमोसोमल डिजीज, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जैसे कि आपको पता है ना कि जो बीमारियां होती है वह कैसे होती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होती है, यानी कि जो इनहेरिटेंस से आ रही है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। ये बीमारियां कैसे पता लगती है, क्रोमोसोम के डिसऑर्डर से पता लगती है, जो भी इसमें एब्रीविएशन होता है। लेकिन फिर हम बोल रहे हैं कि कुछ केमिकल्स भी आदान प्रदान होता है, तो इस केमिकल में भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। क्या जानकारियां मिलती है, हमें पता लगता है कि किसी को हीमोफीलिया है, वो भी हमें पता लग जाता है। सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है तो हमें वो भी पता लग जाएगा। नॉर्मल जो है एनीमिया है वो भी हमें पता लग जाएगा। लेकिन आप बोलोगे मैम हम तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो हमें ये मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है ना, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, तो ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो हमें कैसे पता लगा, वो हमें पता लगा इन केमिकल्स के द्वारा। बच्चों, इन रसायन के द्वारा हमने ये जो डिजीज थी ये भी इजीली आइडेंटिफाई कर ली और हमें उसका जेनेटिक भी पता लग गया, राइट। अब क्या हुआ कि रोग क्यों लगी, इस पे हम बात कर रहे थे। तो बच्चों आपको पता है हमें गुणसूत्र के बारे में पता लग रहा है, तो यहाँ पर जो बच्चा होगा यदि उसका गुणसूत्र हमें पता लग जाए XX या फिर XY, तो हम इजीली बता सकते हैं कि जो गर्भ धारण की हुई महिला है उसके गर्भ में क्या है, लड़का है या लड़की है। तो कुछ लोग अपने स्वार्थवश क्या करवा रहे थे, भ्रूण लिंग या लिंग जो भ्रूण होता है उसकी लिंग की जांच करवा रहे थे या लिंग परीक्षण करवा रहे थे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारी कानून है, जो हमारी सरकार है, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने बोला कि हमें ऐसा फैसला लेना चाहिए कि इस तरह की जो टेक्निक है उसको बंद कर देना चाहिए या कानूनी रोक लगा देनी चाहिए। जबकि इतनी अच्छी टेक्निक्स थी, हमें इजीली डिसऑर्डर पता लग रहे थे बच्चे के अंदर, मेंडेलियन डिसऑर्डर भी पता लग रहे थे और इवन जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे वो भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। लेकिन कुछ चीजों की वजह से इस वाली टेक्निक पर रोक लगा दी गई। तो एम्नियोसेंटेसिस क्या होता है, इजीली पता लग गया। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्बेधन एमिनोसेंटेसिस क्या होगा, उल्बेधन एमिनोसेंटेसिस जांच लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध व व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण आदि पर कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया। यानी कि एमिनोसेंटेसिस पे क्या हो गई, बैन लगा दिया और इसके अलावा जो बच्चों का टीकाकरण है उस पर भी जोर दिया गया। इज दैट क्लियर? एमिनोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड मैंने बात बताई थी में घुले पदार्थों विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम मैंने बात बताई थी, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि जो कि क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, आदि का पता भी लगाया जाता है। जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियां जो हैं इस पद के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही हैं। सहेली, बच्चों सहेली क्या है, ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, राइट। एक बात, दूसरी बात ये क्या है, नॉन हार्मोन पिल है, यानी कि इसमें कोई भी हार्मोन नहीं है, या मैं कह सकती हूं विदाउट हार्मोन वाली है, ये विदाउट हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन नहीं है, ये है एंटी प्रोजेस्टेरोन, राइट। क्या है, ये जो सहेले पिल है वो कैसी है, एंटी प्रोजेस्टेरोन, यानी कि इसमें कोई भी हार्मोन नहीं है, हार्मोन रहित है। और वैसे तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या होती है, डेली ली जाती है, लेकिन ये पिल कैसी है, सप्ताह में एक बार ली जाती है, राइट, सप्ताह में एक बार ली जाती है। तो इतनी मुख्य बातें, क्वेश्चन आराम से आता है,
ट्वेल्थ में पूछा जाता है, इवन नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि सहेली कहाँ बनाई गई, तो आपको मैं बता दूं ये बनाई गई है CDRI में, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखना है आपको, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इस दवाई को या इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को बनाया गया। इज दैट क्लियर? यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, आधिकारिक संख्या में चिकित्सक सहायता, प्राप्त प्रसव, बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ व शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। क्या हुआ बच्चों कि देखो हमारी जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे हुआ, जब हमारी सरकार 1951 में पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम लेकर के आई, तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जागरूक होने लगे लोग, है ना। इससे क्या हुआ कि आपने देखा कि क्या क्या कार्यक्रम हमने चलाए थे कि जो प्रसव उत्तर है, यानी कि प्रसव के बाद माता और बच्चे की देखभाल की गई, ठीक है। जो गर्भ धारण महिलाएं हैं उनकी अच्छे से देखभाल की गई। तो इससे क्या हुआ, हमारी जनसंख्या, हमने इतने सारे कार्यक्रम चलाए लेकिन फिर भी जो जनसंख्या है वो बढ़ी हुई मानी गई। क्यों मानी गई बढ़ी हुई? क्योंकि बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि जनसंख्या बढ़ी हुई क्यों मानी गई? क्योंकि यहां पर जो मृत्यु दर है, किसकी मृत्यु दर है? माता की व शिशु की मृत्यु दर क्या हुई? कम हुई। डेफिनेटली जब हम अच्छी तरह से जागरूक रहेंगे तो माता और शिशु दर, मृत्यु दर जो होगी वो कम होगी। कम होने से क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि तो होगी। एम आई राइट? तो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर और मातृ में जो मातृ मृत्यु दर है उसमें गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। क्या हुआ, पहले हमने बोला हम दो हमारे दो, लेकिन आजकल की कहानी क्या हो गई है, हम दो हमारे एक, तो बढ़ी है। और यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल और देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत दे रहा है। तो इतने सारे प्रोग्राम चलाए गए, इतनी सारी जागरूकता बढ़ाई गई, बहुत सारी चीज़ों पे हमने बहुत अच्छे से फोकस किया, बहुत सारी टेक्निक्स आई हैं। तो यही बात जो है वो क्या देती है, हमारे एक बेहतर जनन स्वास्थ्य के बारे में संकेत देती है। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जहाँ जहाँ इस टॉपिक में मतलब ध्यान देने योग्य बातें हैं वो क्या क्या है, एक तो सबसे पहले हमारा राष्ट्र ऐसा था जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 1951 में दिया। परिवार नियोजन देखा, फिर परिवार कल्याण के नाम से देखा, और आज हम किस रूप से जानते हैं, RCH के द्वारा, रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ चाइल्ड प्रोग्राम, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, राइट, RCH। फिर उसके बाद हमने क्या बात करी, एमनियोसेंटेसिस के बारे में बात करी। फिर हमने बात करी कि क्या क्या चीज़ें ऐसे करें कि हम जनन स्वास्थ्य को अच्छे बेहतर बना सकते हैं। तो हमने क्या बोला, कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी उपाय हैं वो हमें करने चाहिए। माता और शिशु का देखभाल करना चाहिए आफ्टर डिलीवरी। फिर हमने बोला कि जो भी महिला गर्भवती है उसका ध्यान रखें। उसके अलावा हमने बात करी कि जो भी जनन स्वास्थ्य है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, हमें एक बेहतर जनन स्वास्थ्य के प्रति इंगित कर रही है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या ऐसी टेक्निक्स है जिससे कि जनन स्वास्थ्य में हमें बढ़ोतरी मिलेगी, राइट। तो जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।